हेलो फ्रेंड्स। तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़ लिया था पहला चैप्टर, जिसमें पहले चैप्टर का डिस्कस कर रहे थे भौतिक डिवीज़न, फिजिकल डिवीज़न। उसमें हमने एक पार्ट पूरा पढ़ लिया था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एक पढ़ रहे थे अरावली। तो अरावली के अंदर मेन जो चीज़ें वो देख ली थी। आज इससे आगे पढ़ते हैं। तो अरावली के कुछ पठार हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अरावली के पठार देखिए फ्रेंड्स, पठार कौन कौन से हैं अरावली के। अरावली के पठार देखिए, अरावली के जो पठार है ना सॉरी, जो अरावली के अंदर जो पठार है ना, उनके बारे में आपको डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको सबसे जो ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, आपको इनको क्रम से याद रखना है, ठीक है। उड़िया का पठार, इसकी लेंथ कितनी है तो 1360 मीटर, ठीक है। दूसरा जो पठार है उसका नाम है भोराट का पठार। भोराट का पठार, इसकी लेंथ कितनी है तो इसकी याद रखेंगे 1225 मीटर। आपको भोराट के पठार के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये सारे मैं इनके बारे में लिख देता हूँ। उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, और जो भोराट का पठार है ना, ये जो है कुंभलगढ़ मतलब राजसमंद से गोगुंदा हिल्स के, मतलब देखो लिख देता हूँ मैं, कुंभलगढ़ से मतलब कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक है, गोगुंदा। अब गोगुंदा कहाँ पर है तो आपको पता होगा, गोगुंदा उदयपुर में है ना। तो यू लिख रहा हूँ, उसके यू का मतलब है उदयपुर। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि कहाँ से कहाँ तक है ये। तो ये गोगुंदा से लेकर के मतलब कुंभलगढ़ से लेकर के और गोगुंदा तक। गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। तीसरा पठार आपको याद रखना है आबू का पठार। आबू का पठार, और ये आबू का पठार जो है वो कहाँ पर है तो ये भी सिरोही में। चौथा याद रखना आपको भूमठ। जो भूमठ का पठार है ना, ये उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य में स्थित है ना भोराट का पठार। पांचवा याद रखना आपको लसाड़िया पठार। ये जो लसाड़िया का पठार है ये राजसमंद में है ना, सॉरी उदयपुर में। ये भी कहाँ है, उदयपुर में। एक छठा आपको याद रखना है क्रांस का। एक तो है क्रांस का, एक है काकनवाड़ी। तो जो क्रांस का और काकनवाड़ी पठार है ना, ये दोनों अलवर में है। कहाँ है, अलवर में। एक साथ में आपको याद रखना है मेषा। एक तो मेषा है अलग है, और एक है मानदेसरा। ये जो मेषा और मानदेसरा है ना, ये दोनों चित्तौड़ में। सॉरी, ये जो मेषा और मानदेसरा का जो पठार है ना, ये चित्तौड़ के अंदर है ना। तो ये अरावली के अंदर स्थित जो पठार है ना, जो पठार है वो ये हैं। तो अरावली के अंदर स्थित जो पठार है उनकी संख्या जो है वो 7 है, यानी 7 नहीं है, 9 है। तो अलग अलग है ना। ये क्रांस का है, ये काकनवाड़ी है, मेषा और मानदेसरा। इसके टोटल करके ये जो पठार है ना, इनकी लोकेशन करके आपको याद रखनी है। और एक और बता देता हूँ, आबू का जो पठार है ना, इसकी जो लेंथ है वो है 1200 मीटर। तो ये तीनों तो आपको क्रम से याद रखने हैं, बाकी आप याद रखो जैसे रख लेना, क्योंकि एग्जाम पूछ जाता है क्रम के अनुसार, इनकी लंबाई के अनुसार इनका क्रम बताइए। तो सबसे पहला बताना है आपको, अरावली का जो पठार है उसकी लंबाई है 1360 मीटर। बोराट का पठार है उसकी है 1225 मीटर। और आबू का जो है, आबू का पठार है उसकी लंबाई है 1200 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे एक पॉइंट आता है कि इसके अंदर कुछ दर्रे हैं। तो कुछ दर्रे तो मैंने आपको इधर याद करवा दिए थे, जैसे ये सारे हो गए, ये हो गए। बाकी कुछ और दर्रे हैं तो वो देखते हैं कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर।
तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक दर्रा है जिसका नाम है, जैसे स्पेशल कर करके बता देता हूँ, उदयपुर के अंदर। देखो फ्रेंड्स, उदयपुर में है ना, उदयपुर में एक तो है ढेबर, ढेबर नाल है ना, सबके पीछे नाल लगा लेना आप, है ना, ढेबर नाल, केवड़ा की नाल। आपको पता हो तो नाल कहते हैं कि दो रास्तों के मध्य में जो स्थित मार्ग होता है ना, दो पहाड़ियों के मध्य में स्थित मार्ग, उसको बोलते हैं नाल, है ना। और कौन सा है, फुलवारी की नाल, फुलवारी। एक है हाथी नाल। ठीक है फ्रेंड, ये तो उदयपुर के स्थित, उदयपुर में स्थित है ना। आपसे एग्जाम पूछा जाए कि ढेबर नाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। केवड़ा की नाल कहाँ है, तो उदयपुर में। फुलवारी की नाल, हाथी नाल, ये सारे सारे उदयपुर में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पाली के अंदर कौन से, तो एक तो मैंने उधर आपको बताया था, पाली के अंदर बरनाल। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ आपको, देसूरी नाल। ठीक है, ये जो बरनाल है ना, ये बरनाल ऊपर जो लिख रहा है, ये मारवाड़ को और अजमेर को, मारवाड़ और ब्यावर को जोड़ता है ना। तो इस तल मतलब को आप तो डायरेक्ट ले लो। उसके बाद में अजमेर में कौन कौन, अजमेर में ज़्यादातर तो मैंने आपको बता दिए थे, मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ राजसमंद में। राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखिए सोमेश्वर, सोमेश्वर। उसके बाद में देखिए हाथी गुड़ा। उसके बाद में देखिए कमली, कमली घाट। एक है आपका पगलिया नाल, पगलिया नाल। इस पगले नाल को भी बोलते हैं झीलवा की नाल, झीलवा की नाल। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये जो लिख रहे हैं पगला नाल, झीलवा की नाल, और ये सारे सारे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपको याद रखना है अच्छे ढंग से। तो देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि राजसमंद में कौन कौन से, सोमेश्वर है राजसमंद के अंदर, हाथीगुड़ा जो है वो राजसमंद के अंदर है, कमली घाट, पगलिया और झीलवा की नाल, ये जो सारे हैं वो राजसमंद के अंदर। ठीक है, राजसमंद में कौन कौन से हैं, तो ये सारे हैं। तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। बाकी अजमेर में जो थे यही थे, मैं इनको कॉपी करूँगा, कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सारे अरावली के अंदर दर्रे थे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, वो सारे मैंने करवा दिए। अब आगे चलें, तो आगे एक टॉपिक है, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें रह गई हैं कि अरावली के बारे में, फिर इसके बारे में ख़त्म हो जाएगा। कि अरावली की कुछ चोटियाँ और हैं, जैसे गुरु शिखर, सिंह दिलवाड़ा, तो जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो आपको याद रखना है अरावली में कुछ और चोटियाँ, जैसे कि देखो मैं बताता हूँ। यह देखिए, जो अरावली के अंदर जो चोटियाँ हैं ना, वो कौन कौन सी, और चोटियाँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चोटियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, है ना। तो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, उनको थोड़ा अच्छे से याद रखना आप, है ना। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, सबसे पहले जो अरावली की महत्वपूर्ण चोटी, जो अरावली की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, अभी उनके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक से, है ना। तो देखो आप, अरावली की जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनको, और इनको ना क्रम से याद रखनी है आपको। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि इसको ऐसे याद कर लेते हैं डायरेक्ट आगे पीछे, तो आगे पीछे याद नहीं करनी है आपको, ये आपको क्रम से ही याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्रम से ही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखनी है 1 नंबर पे गुरु शिखर। ठीक है, 2 नंबर पे याद रखनी है आपको शेर। 3 नंबर पे दिलवाड़ा, 4 पे याद रखनी है जरगा, अचलगढ़। फिर आपको याद रखनी है कुंभलगढ़। फिर आपको याद रखनी है रघुनाथगढ़। फिर आपको याद रखनी है ऋषिकेश। फिर आप रखनी है कमलनाथ, सज्जनगढ़। फिर आपको याद रखनी है मोरारजी, फिर आपको याद रखनी है खो। फिर आपको याद रखनी है सायरा। फिर आपको याद रखनी है तारागढ़। तो देखो, आपको जितनी मैंने लिखी है ना, ये आपको, इनको आपको क्रम से ही याद रखना है,
कि ऐसा नहीं है आप सोचो कि इनमें से पहले अचलगढ़ बोल देंगे, फिर रघुनाथगढ़ बोल देंगे, उसके बाद में ऋषिकेश बोल देंगे। ऐसा नहीं, आपको क्रम से याद रखनी है कि सबसे पहले बोल रहे हो शेर, उसके बाद में डायरेक्ट पहुँच के नीचे तारागढ़। ऐसा मत करना, इनको क्रम से ही याद रखनी है आपको कि पहली कौन सी है, फिर उसके बाद में कौन सी है, फिर उसके बाद में कौन सी है। ठीक है, इनकी जो लेंथ है ना वो भी मैं लिख देता हूँ, और इनके जो ये लोकेशंस कहाँ पर है इनकी, मतलब है कहाँ, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। तो देखिए ये जो गुरु शिखर है, ये तीनों ये तो है सिरोही के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिरोही के अंदर है। ठीक है ना। ये जो जरगा है ये उदयपुर में है। ये जो अचलगढ़ है ये सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये जो कुंभलगढ़ है ये राजसमंद में है। ठीक है ना। रघुनाथगढ़ आपको बताइए, पहले ही बताया था मैंने, सीकर में। ऋषिकेश कहाँ पर है, ऋषिकेश भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। कमलनाथ और सज्जनगढ़ दोनों उदयपुर के अंदर है। आपको ये पता ही होगा ये अजमेर में, खो जयपुर के अंदर है। और सायरा और ये दोनों सायरा तो उदयपुर में है और ये अजमेर में। ये तो उदयपुर में और ये नीचे लास्ट में अजमेर में। ठीक है, तो आपको देखो इनको क्रम से याद रख लेना है। इनकी जो लेंथ है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको इनकी जो लोकेशंस है वो याद रखनी है और इनका क्रम याद रखना है। ठीक है, बाकी इनका ज़्यादा का क्रम तो मैंने बता रखा है। जैसे इनके ऊपर की जो चार है इनका क्रम देख लेना, ऐसे जरूरी नहीं है, कोई याद मत करना। आगे मैं चलता हूँ, तो आगे एक चीज़ बताता हूँ। जो अरावली है ना, इस अरावली को संतों का शिखर किसने कहा था, तो अरावली को मैं लिख देता हूँ, संतों का शिखर। अरावली को संतों का शिखर करा था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको संतों का शिखर कहा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी और जितनी भी चोटियाँ हैं इसके अंदर है ना, वो इम्पोर्टेंट तो हैं, पर मैं सारी चोटियों का नाम यहाँ लिख नहीं सकता। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट जो हैं वो लिख देता हूँ। जैसे कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंस बातें हैं ना, तो वो देखिए आप। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर है ना, आप लिखते चलना साथ साथ है ना। देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो चोटियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अन्य, आप ऐसे अन्य लिख के और लिखते चलना, मैं लिख रहा हूँ। देखो 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। ये 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं फ्रेंड्स, तो आपको याद रखनी है कि 56 की पहाड़ियाँ है कहाँ पर हैं। तो देखो 56 की पहाड़ियाँ, ये आपको पता हो तो ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है 56 की पहाड़ियाँ, कहाँ है, बाड़मेर में। आपको पता हो तो इन 56 पहाड़ियाँ ये गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इन 56 की, जैसे ये 56 की पहाड़ियाँ हैं भाई दब है ना, तो ये 56 की जो पहाड़ियाँ हैं ना, इन 56 की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा जो पर्वत है ना, उसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत। ठीक है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन इसके अंदर एक चोटी और, इसका नाम है पीपलूद की पहाड़ियाँ। पीपलूद की पहाड़ी। ठीक है, इस नाकोड़ा पर्वत को बोला जाता है राजस्थान का मेवानगर। राजस्थान का मेवानगर। ठीक है। राजस्थान का मेवानगर बोला जाता है नाकोड़ा पर्वत को। और जो पीपलूद की पहाड़ी है ना, इसको राजस्थान का लघु माउंट आबू बोला जाता है। राजस्थान का लघु माउंट आबू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पीपलूद की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत है ना, कि ये सब कहाँ है और क्या 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। आपको एक मैदान आएगा 56 का मैदान में, माही वेसन में भी आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ उसको। तो 56 की पहाड़ियाँ तो हैं बालोतरा के अंदर। इसके सबसे ऊंचे पर्वत है नाकोड़ा पर्वत है ना, और पीपलूद की पहाड़ियाँ, जिसको राजस्थान का लघु माउंट आबू, राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट और चोटी हैं जो अंदर कहाँ पर हैं वो है ना, तो आपको याद रखनी है। देखो मैं लिख रहा हूँ, 2 नंबर डाल के लिख रहा हूँ। एक तो है रोजा भाकर, एक है इसराना भाकर, एक है जारोला भाकर। जारोला भाकर,
ये जो तीनों तीनों जो चोटियाँ हैं ना, पर्वत श्रृंखला जो है, ये जो है ये जालौर के अंदर है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोला भाकर, ये तीनों तीनों जो है वो जालौर के अंदर है। आपको अच्छे से याद रख लेनी है ये बात, ठीक है। आगे मैं चलूँ तो आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस उसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इनको देखो सीधा सीधा आप याद कर लेना, बस इनमें कोई ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हों, ठीक है। अब आगे मैं बताऊँ तो देखिए, फिर तीसरे नंबर बताता हूँ। तीसरे नंबर पर चोटी आएगी, उसका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ी, है ना। ये अन्य है, अन्य मैं बता रहा हूँ मैं, एक याद कर लेना आप। एक बात और रुक जाओ, सुंदा पर्वत के बारे में पहले देख लेते हैं। सुंदा पर्वत, अब जो सुंदा पर्वत है ना, सुंदा पर्वत के बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है यहाँ पर इस सुंदा पर्वत के बारे में, कि सुंदा पर्वत पर सबसे पहले आपको याद रखना है। सबसे पहले एक बात है कि जो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे था ना राजस्थान का प्रथम रोपवे, जो राजस्थान का प्रथम रोपवे बनाया गया था ना 2006 में, वो इसी पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर है ना, उसमें बनवाया गया था, सुंदा माता मंदिर। तो ये अच्छे से आपको याद रखनी है कि सुंदा माता मंदिर में और राजस्थान का जो प्रथम रोपवे था ना, वो 2006 में बनाया गया था। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख लेना कि प्रथम जो पर्वत था ना, प्रथम जो रोपवे था ना, सुंदा माता के मंदिर में बनवाया गया था, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है, चौथे नंबर पे एक पर्वत है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है जसवंतपुरा की। तो जसवंतपुरा पहाड़ी, अभी जसवंतपुरा पहाड़ी है ना, ये कहाँ है, तो ये जालौर में है। इम्पोर्टेंट बात क्या है जसवंतपुरा पहाड़ी के बारे में, कि इसकी पहाड़ी के ऊपर एक इसकी सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है डोरा पर्वत। इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो इसका नाम है डोरा पर्वत, है ना। इसको याद रखना है आपको। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो डोरा पर्वत इसी सर्वोच्च चोटी का नाम है, ठीक है। आगे मैं चलूँ तो आगे एक और चीज़ है, ऐसे तो बहुत सी चोटियाँ हैं आपको, है ना, ये चीज़ें और देख लेना। एक है 5वें नंबर में बताता हूँ, देशहरो क्या है, देशहरो। तो देशहरो क्या चीज़ है, तो देशहरो आपको याद रखना है कि जरगा, एक तो पहाड़ी है जरगा और एक पहाड़ी है रागा। तो इस जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य में जो हरा भरा क्षेत्र है ना, हरा भरा जरगा पहाड़ी है एक, तो एक है रागा की पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य में स्थित जो हरा भरा भाग है ना, उसको बोला जाता है जरगा और देशहरो, ठीक है। आपको और 3 चीज़ बताता हूँ, जैसे कि और भी चोटियाँ हैं, जैसे कि मैं बताऊँ तो आपको जितने भी पीछे पहाड़ियाँ लग जाता है या डूंगरी जितनी भी हैं, जैसे कि मोती डूंगरी, जलाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, मतलब एक चोटी के पीछे जहाँ पे डूंगरी लग रहा है ना, वो सारे की सारी जोधपुर में है। कैसे हैं कि जिनके पीछे डूंगरी लग जाता है ना, जैसे कि मोती डूंगरी, झालना डूंगरी, तो डूंगरी शब्द लग रहा है ना पीछे, वो सारी की सारी जयपुर में कर देना आप, तो जितनी भी हैं। और जिनके पीछे मगरा लगता है ना, जैसे कि रेल का मगरा, बेल का मगरा, है ना, मगरा मगरी लगता है, मोती मगरी, हिरन मगरी, माछला मगरी, ये सब मगरी जितने भी हैं ये सब उदयपुर में है। बाकी 2 इंपॉर्टेंट, जैसे बेल का मगरा तो सिरोही में है और रेल का मगरा राजसमंद में, इन दोनों को अलग रख लेना। बाकी जैसे मोती मगरी, हिरन मगरी, माछला मगरी, ये तीनों तीनों उदयपुर में। तो मगरी शब्द से जितनी भी आएंगी ना, वो सारी सारी उदयपुर में आएंगी, और डूंगरी शब्द से जितनी भी आएंगी वो सारी सारी कहाँ आएंगी, जयपुर में आएंगी। तो इनको लिखना इतना, है ना, लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो याद रखना है इनको, ठीक है। मैं आगे चलूँ तो आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जैसे 6 नंबर पे लिखूँ तो आपको पता हो तो गोलाकार पहाड़ी मैंने बता दी थी, इनको गोलाकार पहाड़ी बोला जाता है। 56वीं पहाड़ी लिख देता हूँ, गोलाकार गोलाकार पहाड़ी। तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन आया था, गोलाकार पहाड़ी किसे बोला, किसको कहा जाता है, तो 56 की पहाड़ियों को। आपसे बोला जाए कि घोड़े के नाल, तो घोड़े के नाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो 12 के अंदर, ठीक है। 7वें नंबर पे याद करूँ मैं तो गिरवा क्या है, गिरवा, तो गिरवा की जो ये पहाड़, गिरवा एक मतलब पर्वत के नाम, इनको गर्व जो उदयपुर के अंदर, गिरवा क्या है, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ होती है ना, तस्तरी नुमा पहाड़ी, जो उदयपुर के अंदर जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है ना, उनको बोला जाता है गिरवा, है ना।
ये आपको अच्छे से याद रखना कि गिरवा क्या है। तो गिरवा उदयपुर में स्थित जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं ना, उनको गिरवा बोला जाता है। ठीक है, अब आगे मैं चलूँ गिरवा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अठचंद्राकार पहाड़ियाँ खाएँ। तो ये अठचंद्राकार पहाड़ियों के बारे में अपन दसवीं पढ़ा रहे हैं, उनमें वापस देख लेंगे। बाकी इससे ज़्यादा आप ये चीज़ देख लेना कि ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, इनको अच्छे से याद रख लेना है आपको। ठीक है, इसी के साथ जो अरावली वाला जो सिस्टम था, अरावली वाला जो पोर्शन था, वैसे तो और भी है लिखाने को, तो और भी लिखा दूँ मैं, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, पर वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी एग्जाम की चीज़ें थी वो मैं सारी करवा दी है ना। बाकी लिखाना चाहूँ तो इसके अंदर इतनी पर्वत श्रृंखला है कि अभी तक ये 2 दिन तक ये चैप्टर चलेगा ये। ठीक है, बाकी मुझे लगता है जितना मैंने बता दिया उतना ज़्यादा एग्ज़ाम से बन नहीं जाएगा। ठीक है, और मैंने पर्वत श्रृंखला के बारे में भी बता दिया। अब इसके अलावा अपन देखें तो इसके अलावा है आपका जो पूरी मैदान है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पूरी मैदान के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी जो मैदान है उसके बारे में देखते हैं। पूर्वी मैदान, जो पूरी मैदान है ना, उसके बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति, जैसे तीनों चीज़ों पढ़ते आ रहे थे ना, ऐसे कैसे ही आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ बातें हैं तो वो आपको याद रखनी है। तो देखो जैसे कैसे है उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति जो है इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूँ सबसे पहले इसकी उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति को लेकर एक ही चीज़ आपको मैं बताऊँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात भी है वो, इसकी उत्पत्ति को लेकर याद रखना है आपको कि इसकी जो उत्पत्ति थी ना, ये कैसे काल में। अब महाकल्प पूछे ना तो चतुर्थक महाकल्प, ठीक है, और काल पूछे ना तो प्लेस्टोसीन काल। कौन सा काल है? प्लेस्टोसीन काल। ठीक है, ये तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में एक बात हुई। ठीक है, दूसरा मैं बात बता रहा हूँ इसकी उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति किन नदियों से हुई है? नदियों में पूछे तो मैं नदियाँ गलत लिख दिया, तो आप इसमें इतना मात्रा लगा देना नदियों में। तो नदियों से हुई है, तो किस नदियों से? तो पूर्ववर्ती जो नदियाँ थी ना, पूर्ववर्ती नदी। एग्जाम पता है क्वेश्चन क्या आता है? के कारण, कौन सी नदियों के कारण हुई है? तो पूर्ववर्ती नदियों के कारण। आप कितना ही पढ़ो पर क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये इन नदियों से पूछा जाएगा। और कौन सी पूर्ववर्ती, कौन सी नदियाँ? तो गंगा और यमुना। जो गंगा यमुना नदी है, उन गंगा यमुना नदियों द्वारा जो लाई गई मृदा होती है ना, लाई गई मृदा, तो उससे ही इसका निर्माण हुआ है। आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। मैं बताओ किसका कैसे निर्माण हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा से। ठीक है, मैं 2 चीज़ और लिख रहा हूँ इधर की साइड देखो, इसका क्षेत्रफल और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है उसके बारे में। जनसंख्या और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है, इसका टोटल क्षेत्रफल है 23%। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और उसके अंदर टोटल पॉपुलेशन निवास करती है 39%। मैंने शायद आपको अरावली के अंदर नहीं बताया क्या ये सारी चीज़ें? मैंने आपको अरावली के अंदर भी बताई होगी ये सारी चीज़ें कि अरावली में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ना। सॉरी, अरावली का जो क्षेत्रफल है वो बता दिया होगा शायद मैंने आपको। सॉरी, मैंने आपको अरावली का क्षेत्रफल वो नहीं लिखाया, तो एक काम करो आप अरावली का जो क्षेत्रफल है वो भी लिख लो यहाँ पे कि अरावली का तो है, अरावली का क्षेत्रफल है ना, अरावली का क्षेत्रफल कितना है और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या। तो दोनों चीज़ें ही आप याद रखना कि अरावली के अंदर जनसंख्या कितनी है और अरावली का क्षेत्रफल कितना, दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ना। देखो अरावली का क्षेत्र पूछे तो 9% है, और जनसंख्या निवास पूछेंगे और जनसंख्या निवास कितनी करती है? तो 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, ये टोटल पॉपुलेशन होगी, क्षेत्रफल हो गया, यहाँ की जनसंख्या हो गई, नदियाँ हो गई कि पूर्ववर्ती नदियों के कारण इसका निर्माण हुआ था, और गंगा यमुना के द्वारा लाई गई जो मृदा हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे चलें तो आगे एक और है कि इसके अंदर आपको पता हो तो वनस्पति कौन सी है, वो सारी चीज़ें ना मैं बता दूंगा जैसे टाइम से। एक बात याद रखना, आपको जो जन घनत्व है ना, जन घनत्व, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको बताया था पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, सर्वाधिक। ठीक है, यहाँ जो जनघनत्व पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है? सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। एक बात और अच्छे से याद रख लेना कि इसमें जो खनिज नहीं पाए जाते इस भौतिक प्रदेश के अंदर, तो खनिजों का अभाव है।
अब क्यों है अभाव इसके अंदर? क्योंकि यहाँ चट्टानें नहीं है, आपको पता हो तो। खनिज कहाँ मिलते हैं? चट्टानों के अंदर ही तो मिलते हैं ना। तो इस कारण यहाँ जो खनिज है ना वो इस बार नहीं मिलते हैं। तो खनिजों का इसलिए है क्योंकि पूरी मैदान मतलब पूरा मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर चट्टान है नहीं, इस वजह से यहाँ जो है पूरी मतलब खनिजों का अभाव है। ठीक है। दूसरी मैं बात आपको बताऊँ कि कौन से मैदान का भाग है, ये तो इसके बारे में नॉर्मल चीज़ें थी, मैं यहीं आता हूँ वापस। 2 नंबर हो गया। तीसरे नंबर आपको उत्पत्ति संबंध में याद रखना है कि जो है ना मध्य का जो विशाल मैदान है ना, मध्य का विशाल मैदान, ये उसी मध्य के विशाल मैदान का भाग है। मध्य के विशाल मैदान का भाग है। तो मध्य के जो विशाल मैदान है ना ये उसी का भाग है, आपको अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को लेकर। एक और बात है ना, आपको पूछे कि इसके अंदर जो कृषि की जाती है ना वो कैसी कृषि होती है, तो गहन कृषि होती है। कैसी कृषि होती है? गहन कृषि। ठीक है ना। यहाँ जो है ना कृषि की जाती है ना वो किस प्रकार से की जाती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है कि यहाँ जो कृषि होती है वो कुएं कोमा नलकूप, कुएं और नलकूपों से कृषि होती है। वो कितनी परसेंट होती है? 67% कृषि जो है यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर कुएं और नलकूपों से ही होती है। ये चीज़ और अच्छी बात है कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। अब मैं बात करता हूँ इसके मेन चीज़ के ऊपर, इसके बारे में आपको उतना याद रखना है। इसके अलावा भी इसकी चीज़ें हैं बस, है ना, कि इसके अंदर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, जलवायु कौन सी है इसके अंदर, है ना, कितने ज़िले हैं और कौन कौन सी इसके अंदर वनस्पति में भी कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं। तो वो देखो कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है, तो औद्योगिक प्रदेश भी है ना। तो वो सारी मेंस की चीज़ें हैं, तो ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है। बस होगा तो मैं बता दूंगा आगे चल के, है ना। तो अब सबसे पहले आपको इसके फिजिकल के बारे में इसका डिवीज़न करते हैं। तो इसके 3 भागों में बांटा गया है इसको, है ना। 4 भाग में डिवीज़न कर देता हूँ यहीं, सॉरी 4 भागों में बांटा गया है। वैसे देखा जाए तो 3 ही भाग हैं, पर मैं नदियों के हिसाब से इसको 4 भाग कर दूंगा, इस वजह से, है ना, बस मैं अलग अलग बता रहा हूँ। वैसे इसके 3 ही भाग हैं। बनास और बाणगंगा के मैदान को एक ही पढ़ा जाता है, बाकी देखो पढ़ने के हिसाब से अलग अलग पढ़े तो ही बेटर है। सबसे पहला है माही मैदान। माही मैदान, जो माही का मैदान है ना। दूसरा है आपको याद रखना है बनास, बनास का मैदान। तीसरा आपको याद रखना है बाणगंगा। और चौथा आपको याद रखना है चंबल, चंबल मैदान। आपको इनको अलग अलग तरीके से ही याद रखना है, बनास मैदान, बाणगंगा मैदान और चंबल बीहड़ मैदान। ठीक है। आपको अब याद रखना है कि माही जो मैदान है ना इसके अंदर क्या क्या है। तो आपको पता हो तो माही के मैदान को बागड़ का मैदान बोला जाता है। बागड़ का या कह सकते हैं आपको भाटी, तो भाटी का मैदान है। तो इसको बागड़ का मैदान या भाटी का मैदान बोला जाता है। दूसरा याद रखना है इसका विस्तार कहाँ पर है। विस्तार, विस्तार मतलब किस किस क्षेत्रों में फैला हुआ है ये माही का मैदान, है ना। तो माही का मैदान जो है वो फैला हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, बागड़ प्रदेश। बागड़ मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है। कहाँ पर फैला हुआ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के, मतलब इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है बागड़। आपको अगला पॉइंट याद रखना है कि इसमें एक मैदान है, देखो 56 का मैदान। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, 56 की पहाड़ियाँ देखो ये रही। 56 की पहाड़ियाँ तो हैं बालोतरा बाड़मेर के अंदर, लेकिन 56 का मैदान पूछे ना आपसे, 56 का मैदान कहाँ पर है? सॉरी, 56 का मैदान पूछे ना आपसे, 56 का मैदान कहाँ पर है? तो 56 का मैदान बताना है आपको माही बेसिन के अंदर। और ये कहाँ पर है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, देखो 56 का मैदान प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा तक है। ठीक है ना। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य में स्थित जो मैदान है उसको बोलते हैं 56 मैदान। एक है कांठल, कांठल का मैदान। तो कांठल का मैदान कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ का जो तटवर्ती क्षेत्र है ना उसको बोलते हैं कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ का तटवर्ती क्षेत्र। आपको पूछा एग्जाम के अंदर कि इसका माही मैदान, ये सब जितनी बातें बता रहा हूँ कि बागड़ का मैदान या भाटी का मैदान किसे बोलते हैं, तो माही मैदान को बोलते हैं। विस्तार कहाँ है इसका? तो इन 3 जिलों के अंदर है। 56 का मैदान कहाँ है? तो माही मैदान के अंदर, जो ये है ना, ये 56 का मैदान माही मैदान के अंतर्गत आता है। कांठल का मैदान भी माही मैदान के अंतर्गत आता है।
जो ये 56 का मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका, और कांठल के मैदान का विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको दो चीज़ें और है कि इसके अंदर जो मृदा है ना, इस महाई मैदान के अंदर मृदा कौन सी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है लाल चिकनी मृदा पाई जाती है। लाल चिकनी मृदा किसके अंदर पाई जाती है, इसी के अंदर लाल चिकनी मृदा पाई जाती है। एक पॉइंट और है, लास्ट है, कि इसके अंदर एक चीज़ है आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो कृषि की जाती है ना, तो एक तो चावल और मक्का, तो इन दोनों की कृषि की जाती थी। ये तो रहा माही का मैदान। अब देखो आप पढ़ने जाते थे, इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ते, मैंने एक सीक्वेंस में छोटे शॉर्ट में लिख दिया है, तो आपको ये याद भी रहेगा। नहीं बाकी ये जो है ना पूरा पूरा मैदान को लाइन टू लाइन लिखता ना, तो याद में आज हो रहा नहीं, कहाँ याद हो। ठीक है, इन जितनी भी चीज़ें लिखी है शॉर्ट लिखी है, आप इनको एज इट इज़ पढ़ना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, आगे मैं चलूँ कि बनास का मैदान। तो बनास के मैदान के संबंध में आपको दो ही चीज़ याद रखनी है कि बनास के मैदान जो है इसका विस्तार कहाँ पर है और इसका क्या क्या चीज़ है। तो इस बनास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है मेवाड़ का मैदान, एक है मालपुरा करौली का मैदान। तो देखो इसको दो भागों में बांटा गया है, मेवाड़ का मैदान। अब मेवाड़ का मैदान आया ना, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि RCB, एक टीम है ना RCB, है ना। एक तो याद रखना मेवाड़ का मैदान, दूसरा है मालपुरा करौली, मालपुरा करौली भाई, मालपुरा ATM, यहाँ लिख दो ATM। तो आपको मेवाड़ मैदान का विस्तार पूछे तो RCB में R का मतलब होता है राजसमंद, C का मतलब होता है चित्तौड़ और B का मतलब होता है भीलवाड़ा। देखो R का मतलब होता है राजसमंद, C का मतलब होता है चित्तौड़, B का मतलब होता है भीलवाड़ा, A का मतलब होता है अलवर, T का मतलब होता है टोंक, टी का मतलब होता है सॉरी अलवर नहीं अजमेर होता है, टी का मतलब होता है टोंक, और एम का मतलब होता है माधोपुर, मतलब सवाई माधोपुर। तो इस RCB वाली टीम के पास क्या है, ATM है, तो RCB ATM ऐसे करके याद रख लेना आप इस चीज़ को, है ना। अब इसके अंदर आपसे पूछी जाएगी इसके अंदर मृदा कौन सी पाई जाती है इस मैदान के अंदर, बनास के मैदान के अंदर, तो आपको याद रखना है भूरी मृदा, भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि मालपुरा करौली का मैदान कहाँ पर है, कौन सी इसके बनास मैदान के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है ना। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे देखो ये सारी चीज़ें आपको लिखा है ना मैंने, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। मेवाड़ के मैदान का विस्तार कहाँ पर है, आपसे एग्जाम क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान किस मैदान, ये मालपुरा करौली के मैदान मेवाड़ ये किस मैदान के भाग हैं, तो बनास मैदान, जो बनास बेसिन है ना उसके भाग हैं। ठीक है, आपसे अलग अलग पूछा जाएगी, कांठल का मैदान दे दें आपको, ये दे दें आपको, कांठल का मैदान दे दे, इसको दे दे, इसको दे दे, और एक और मैं बताऊंगा उसको दे दे। तो आपसे भिन्न पूछे कि इसके अंदर कौन सा भिन्न है, तो इसके अंदर इसमें आपसे पूछे कि बनास का मैदान कौन सा है, तो आप बता देना ये दोनों बनास के मैदान है। क्वेश्चन देखो अलग अलग टाइप से अलग अलग करके कैसे भी आ सकता है, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा इस चीज़ को, है ना। तो मैं बताता हूँ बाणगंगा मैदान। इस बाणगंगा मैदान को बोलते हैं रोही का मैदान। क्या बोला जाता है बाणगंगा मैदान को, रोही का मैदान। ठीक है, इस बाणगंगा मैदान को रोही का मैदान बोला जाता है। एक तो पहली बात याद रखनी है आपको। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है कि इसका विस्तार कहाँ पर है। तो देखो विस्तार में बताऊँ आपको मैं, तो जयपुर से आपको कहाँ जाना है, दौसा, और दौसा से होते हुए कहाँ जाना है, भरतपुर। तो इसका विस्तार कहाँ है, जयपुर, दौसा और भरतपुर में इसका विस्तार है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ और कैसे है। ठीक है, आगे मैं बताऊँ इसके विस्तार के अलावा भी इसके अंदर जो मृदा है ना, वो मृदा कौन सी पाई जाती है, तो इसके अंदर पाई जाती है जलोढ़। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला, तो कि जलोढ़ मृदा किस मैदान का भाग है, तो बाणगंगा मैदान का भाग है। ठीक है, आगे एक लास्ट है आपको याद रखना है चंबल। तो इसका सबसे पहले तो याद रखना है इसको बीहड़ का मैदान बोलते हैं, बीहड़ का मैदान। और आपसे पूछा जाएगी इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो अबनालिका अपर्दन, अबनालिका अपर्दन, अपर्दन से। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो अबनालिका अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। और इसको क्या बोला जाता है, बीहड़ का। अब तुम्हें पता हो तो दो चीज़ मैं बताता हूँ कि सर्वाधिक बीहड़ और बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार। तो देखो बीहड़ जो लिख रहा है ना ये शब्द बीहड़, तो ये पूछे आपसे कि जो बीहड़ है ना ये सर्वाधिक कहाँ पर है बीहड़, तो ये सर्वाधिक बीहड़ तो है धौलपुर में। ठीक है, लेकिन इनका विस्तार पूछे ना, बीहड़ का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो लिखना है आपको सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग हैं और दोनों चीज़ों को अलग ही तरीके से याद रखनी है आपको, दोनों के दोनों। ऐसा नहीं है एक चीज़ आप एक में ठूस दो सबको, दोनों को दोनों अलग याद रखनी है। कि बीहड़ का सर्वाधिक जो बीहड़ है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, धौलपुर के अंदर। लेकिन विस्तार पूछे तो वो सवाई माधोपुर। विस्तार देखो सर्वाधिक का मतलब एक एरिया होता है, जैसे ये
मैं आपको बोलूँ कि 100 फीट के अंदर 200 आदमी रहते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ तो सर्वाधिक तो हो गया ना 100 फीट के अंदर। आपसे बोलूँ विस्तार कि एक ही उसके अंदर मतलब कि 200 वर्ग मीटर एरिया के अंदर ना बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब उसके अंदर कम रहते हो। तो विस्तार जो है ना वो तो 200 मीटर के अंदर ही कम लोग रह रहे हो, और एक ही सर्वाधिक जो है ना, एक ही 100 मीटर के अंदर सर्वाधिक चीज़ें कोई लोग रह रहे हो। तो मुझे सर्वाधिक पूछे ना, सर्वाधिक बीहड़ तो है धौलपुर में, और विस्तार है सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। इस चीज़ से आपको ये याद रखना है, सवाई माधोपुर के अंदर है ना। एक पॉइंट और, अब ये तो हो गया इसके बारे में सारी चीज़ें बात है ना। मैं आपको बताऊँ इसका विस्तार, तो इसका विस्तार आपको पता ही होगा, चंबल की जो नदी बहती है वहीं इसका विस्तार होगा। तो देखो विस्तार लिख देता हूँ। इसका विस्तार है, आपको याद रखना है, कोटा बूंदी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका विस्तार बता रहा था मैं आपको, विस्तार कोटा बूंदी। और आपको याद रखना है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। ये आपको इसके अंदर विस्तार के बारे में याद रखना है कि इसका विस्तार कहाँ पर है। मैं आगे बताऊँ आपको, ठीक है। ये लिख लेना आप सारी चीज़ें एज इट इज़ है ना। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। पूरी मैदान के प्रदेश के में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो देखते हैं एक बार के लिए कि इसके अंदर और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इसके अंदर एक तो मेवल का मैदान है। तो वो मेवल का मैदान कहाँ तक है, या अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मेवल, ये मेवल क्या है। तो मेवल है, आपको याद रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है या मध्य का जो मैदान है उसको बोला जाता है मेवल, ठीक है। आपको इसको अच्छे से पॉइंट करके याद रख लेना है। एक है आपको दूसरा याद रखना है आपको पिंडमांड का मैदान। ये जो पिंडमांड का मैदान है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य में जो ये होता है ना, क्या, बनास नदी का मैदान है। बनास नदी का जो मैदान है ना उसको बोला जाता है पिंडमान का मैदान। 2 पॉइंट आपको याद रखने। तीसरा एक पॉइंट और है, खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश, तो खेराड़ प्रदेश किसको बोला जाता है। तो खेराड़ प्रदेश है जहाजपुर। जहाजपुर कहाँ है, भीलवाड़ा में। जहाजपुर से लेकर और टोंक, ठीक है। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है जहाजपुर टोंक। इसके मध्य का जो क्षेत्र है ना जहाजपुर प्रदेश के, खेराड़ प्रदेश किसको बोला जाता है कि जहाजपुर से और टोंक के मध्य में जो स्थित मैदान है ना उसको बोला जाता है खेराड़ प्रदेश, ठीक है। 3 बातें आपको ऐसे करके याद रखनी है। 3 बातें आपको याद रखनी है। कुछ क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये कब चलाया गया था डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था 2004 में, ठीक है। ये 8 जिलों के अंदर चल रहा है, ठीक है। 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक है आपको कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये चलाया गया था 1989 के अंदर। और एक और है लास्ट, इसका नाम मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्य, ये चलाया गया था 2005 और 6 में। तो 3 तो कार्यक्रम बताए मैंने आपको, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इनकी आपको ये जो डेट पीछे लिख रही है ये इंपॉर्टेंट है। इसका बोला था डांग में मगरा, तो ये चलाया गया था 5 जिलों में चल रहा है, ठीक है। ये 8 जिलों में चलाया जा रहा है। इसको चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो ये था पूरा का पूरा जो पूरी मैदान है वो, ये सारी चीज़ पूरी मैदान के बारे में जितनी सारी चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको। एक और रह रहा है लास्ट, जिसका हाड़ौती प्रदेश। उसके बाद में टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो हाड़ौती प्रदेश के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। बाकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से नोट करके याद रखनी है। ऊपर से ये जो कार्यक्रम मैंने बताए आपको ये वाले, ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। ये जो मेबल है ये तो बहुत बार
बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पिंडमान का मैदान भी एग्जाम में आ चुका है। खैराट प्रदेश से पूछा गया है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो ये तो हर जिले के अंदर जो चलाए जा रहे वाले पूरे मैदान के अंदर आपसे पूछ लेगा कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में चलाया जा रहा है, तो 5 जिलों में। लेकिन जिलों में भी किस में है, मतलब कौन से क्षेत्र में चलाया जा रहा है, तो पूरी मैदान के अंदर चलाया जा रहा है। तो यहाँ से ना कैसा भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे और किस तरीका भी पूछे, आपको इस चीज़ से ना देखना नहीं चाहिए। बस वो कैसा भी हो अपन को तो हैंडल करना आना चाहिए क्वेश्चन को बस। ठीक है। इससे अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसके अलावा तो कुछ रहा नहीं वैसे। तो एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं कि इसके अंदर ये जो मैदान है ना, इसके अंदर चारों तरफ का जो मैदान है, इसके अंदर जनगणना की दृष्टि से तो मैंने बता ही दिया आपको, सर्वाधिक जनगणना की दृष्टि से जनसंख्या जो है यहीं पाई जाती है। क्योंकि देखो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो तो छोटा है, कम है, पर इसके अंदर पॉपुलेशन देखा जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो उस चीज़ से भी देख लो कि इसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन क्षेत्र एरिया बहुत कम है इसका। ठीक है। तो ये तो होगा पूरा पूरा पूर्वी मैदान प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा। ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उसके बारे में। उसके बाद में ये चैप्टर क्लोज हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन जो रिवर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हो सकेगा तो मैं शायद शाम को इस चीज़ को अपलोड कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।